हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम आज अपने अगले चैप्टर में भारत में विशेष समय समय पर विशेष क्षेत्रों पर लाई गई क्रांतियों पे बात करने वाले हैं, जिसमें मैं स्टार्टिंग लेने वाला हूं हरित क्रांति से। और यहाँ हम हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को पढ़ेंगे डिटेल में। उसको पढ़ने का रीजन ये है कि वहां से डीपली क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि हरित क्रांति सीधे सीधे मतलब अभी तक की हुई सबसे बड़ी और बृहद क्रांति हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना। तो कृषि के क्षेत्र से संबंधित, और दूसरी विश्व की सबसे बड़ी क्रांति के नाम से इसको दुग्ध क्रांति। तो ये कहीं ना कहीं जो भारत में हुआ है उससे संबंधित पूरे के पूरे फैक्ट हैं जो इसको हमको साथ में पढ़ना है। तो इसके अलावा भी और भी क्रांति हुई है, तो वो उसका मैं एक अलग ही पूरा की पूरा जितनी भी प्रकार की जितने भी क्षेत्रों में क्रांति हुई पूरा वीडियो निकाल के दूंगा मैं, उसका अलग रहेगा। तो वहां से नॉर्मली सिंपल ही क्वेश्चन पूछता है कि ये क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर वो मैटर नहीं है। यहाँ पे मैटर थोड़ा अलग है। यहाँ पे थोड़ा डीप जाता है, थोड़ा डीपली पूछता है कि यार हरित क्रांति के संबंध में और बाबत में क्या क्या चीजें हुई। तो पूरी की पूरी हरित क्रांति क्या थी पूरा की पूरा फुल्ली डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। वहां से जो बनने वाले क्वेश्चन है कहाँ कहाँ पूछे गए हैं, यहां तक कि केबीसी में तक लास्ट 3 टाइम्स का जो केबीसी है आप देख सकते हैं जाके। मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कहाँ पे कहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है, और अभी भी आगे भी पूछ सकता है। ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसको माइंड में, ठीक, क्योंकि पूछता ही है वो। श्वेत क्रांति से भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, आप नेट पे सर्च करके देख लेना। अभी मैं बताऊंगा, जब पढ़ाते रहूंगा तब बीच में बोलूंगा। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसकी एग्जामों में आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ से। तो बहुत वनडे एग्जामों में तो बिल्कुल ऐसा ऊपरी क्वेश्चन बनता है, अभी ये एक बार भी देख लोगे आप तो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी पिक्चर। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हरित क्रांति और श्वेत क्रांति पढ़ना है हमको। तो अब एग्जैक्टली हुआ क्या, तो देश में लगभग 2/3 जनसंख्या है जो कि काय पे डिपेंडेड है, कृषि से संबंधित क्षेत्रों पर क्या है, निर्भर है, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। तो कहीं ना कहीं देश की समृद्धि, है ना, संपन्नता और उत्पादकता में वृद्धि के लिए कुछ ना कुछ तो किया जाना था। तो समय विशेष पर क्या लेके आएगी, विभिन्न क्रांतियां लेके आएगी, जिसमें से एक क्या है, हरित क्रांति। अब जैसा कि हम शुरू से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि भारत कृषि और खाद्यान्न पर कैसा था, पूरा की पूरा आत्मनिर्भर था। धीरे धीरे हम कैसे निर्भर हुए, फिर हम धीरे से आत्मनिर्भरता की ओर कैसे बढ़े। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, बहुत बड़ी क्रांति है जो कि हरित क्रांति हम पढ़ने वाले हैं, कि हम खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए उस उद्देश्य से हरित क्रांति स्टार्ट की गई। तो हरित क्रांति की कहानी स्टार्ट टू एंड करते हैं हम। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हरित क्रांति, ठीक, तो हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। तो जो हरित क्रांति ये शब्द दिख रहा है आपको, ये कहां से आया, तो विलियम गेट करके यूएसए के, ठीक है, कहां के, अमेरिका के विलियम गेट करके। कौन, विलियम गेट 1968 में सबसे पहली बार हरित क्रांति शब्द क्या प्रयोग करे, काय का प्रयोग करे, शब्द। तो हरित क्रांति जो शब्द है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो शब्द है, इसके प्रयोग करता शब्द क्या बोल रहा हूं, शब्द क्यों बोल रहा हूं मैं इतना हैवी, इतना ऊंचा स्वर करके क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे रीजन है ताकि वो फिक्स हो कि हाँ हरित क्रांति शब्द के, कौन, विलियम गेट, ठीक, कहां के, यूएसए के। 1968 में सबसे पहली बार उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। किस बाबत में किया इस शब्द का प्रयोग, तो इनका कहना क्या था, जो अत्यधिक उपज देने वाली किस्मों की जो फसलें होती हैं, ठीक है, तो अत्यधिक उपज देने वाली जो किस्मों की फसल होती है, ठीक, तो एक तो वो फसल हो गई, और अत्यधिक उपज लेने के लिए जिन साधन सामग्री का प्रयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार के उर्वरक, रसायन, कीटनाशक, ठीक, बड़े बड़े यंत्र, आधुनिक यंत्र जो हैं, उन सभी से रिलेट करके एक ये हरित क्रांति शब्द का उन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। फिर क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं हम, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो देश था, सबसे पहले हरित क्रांति की बात किसने की, तो मैक्सिको में स्टार्ट हुई थी। ठीक, तो हरित क्रांति का आरंभ करता देश कौन हो गया, मैक्सिको। कौन सा हो गया, मैक्सिको। और यहां पे अब अगला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि किसी की बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग, ये नाम आपने सुना होगा। यही क्वेश्चन केबीसी में 2 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और उसी के बाद इससे रिलेटेड ही क्या है, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग जो है वो एकमात्र क्या है, कृषि वैज्ञानिक। कौन है, कृषि वैज्ञानिक। नॉर्मन बोरलॉग कौन है, कृषि वैज्ञानिक, ठीक है। इनका संबंध भी कहां से है भाई, तो इनका संबंध भी यूएसए से ही है, लेकिन इनका बहुत महत्वपूर्ण, मतलब भारत में लाने के लिए इनको श्रेय दिया जा सकता है और दिया गया है, ठीक। लेकिन भारत में इसके आरंभकर्ता कौन है, एमएस स्वामीनाथन है। तो ये अलग कहानी है। तो भारत में आरंभकर्ता कौन होगा, एमएस स्वामीनाथन। भारत में लाने का श्रेय किसको दे सकते हैं हम, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है। तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग 1960 के दशक में, ठीक,
इनके द्वारा हरित क्रांति का आरंभ कर दिया गया था। ठीक है, आरंभ करता देश कौन सा हो गया, वहां पे मैक्सिको, मैंने बता दिया। नॉर्मन बोरलॉग एकमात्र ऐसे कृषि वैज्ञानिक है, ये क्वेश्चन भी केबीसी पूछा, देख सकते हैं। तो एकमात्र ऐसे कृषि वैज्ञानिक जिनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है ना। तो नोबेल 6 कैटेगरी में दिया जाता है। ठीक है, वीडियो पूरे डले हुए मेरे नोबेल पुरस्कार के विद डिटेल पढ़ सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, नोबेल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, उसमें से एक क्षेत्र शांति का क्षेत्र। अब शांति के क्षेत्र का पुरस्कार कृषि वैज्ञानिक को मिल रहा है ना, उटपटांग बात। अब यही उटपटांग बात के चलते ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा वेरी किया जाता है, बहुत ज्यादा। ठीक, क्यों, इसीलिए तो सोचो, जब केबीसी तक में पूछ रहा है, वो विभिन्न एग्जामों में तो पूछा ही पूछा है। तो अब यहां से आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये मैं जानबूझ के देता हूं, मैं अब भी बता दूंगा कि कब दिए, 1974 में। ठीक तो नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो भी शांति के क्षेत्र का। इस अकेली लाइन से 4 प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। भाई 1974 में किसको नोबेल दिया गया, सबसे पहली चीज, ऐसे कृषि वैज्ञानिक जिनको शांति का नोबेल मिला, तो नाम आ गया वहां पर, कौन, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ऐसा कौन सा, नॉर्मन बोरलॉग को कौन सी कैटेगरी का नोबेल प्राइज मिला है, शांति का। आपको मैं जो डेटा देता हूं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा देता हूं, एक ही लाइन से इतना क्वेश्चन बनता है जिसका हद नहीं होता है। तो आप बात को ये समझना है मेरी। ठीक, आगे बढ़ता हूं मैं। तो अब आ जाते हैं हम कहा, अंतरराष्ट्रीय स्तर से भारत पे। तो भारत में आरंभ करता कौन, एमएस स्वामीनाथन। कौन है, एमएस स्वामीनाथन। अब यहां देखोगे आप, तो मैंने अभी पंचवर्षीय योजना का जो पूरा की पूरा फॉर्मेट पढ़ाया, वहां पे मैंने पूरी की पूरी पिक्चर बताई, 51, 56, 56 से पूरा बताया वहां पे। तो फिर क्या होता है, जब तीसरी हरित क्रांति चलती, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो चलती है, उसका काल कि जो अंतिम 2 वर्ष रहते हैं, वहां मैंने बताया था कि क्या लास्ट में क्या पड़ गया था, 66 पे सूखा पड़ गया था। तो सूखा पड़ने के कारण भारत में जो है खाद्यान्न और कृषि में क्या आ गई थी, कमी आ गई थी। स्वाभाविक ही बात है, सूखा पड़ रहा है तो क्या करेंगे। तो उस टाइम क्या शुरू हुआ था, 66 से 69 मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि भैया यहाँ पे अवकाश काल शुरू हुआ था। तो इसी अवकाश काल के दौरान प्लान हॉलीडेज जो चालू हुए थे, उसी टाइम पे भारत में हरित क्रांति आई थी। वहीं पे ले जाके छोड़ा था मैंने, वहीं पे बोला था कि वहां से अगला वीडियो दूंगा, तो ये वहीं से मैं अगला वीडियो दे रहा हूं। ठीक, तो यहां समझ में आ गया। तो कब हुई थी, 66, 67। ये भी बार बार पूछता है, वो ये क्वेश्चन भी पूछता है, ये भी पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर उठाएं प्रीवियस ईयर के, आप खंगाल लें। ठीक, जो क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो पिक्चर क्लियर है यहाँ पे। अब उद्देश्य, अब हमको क्या चाहिए था, इतना सूखा पड़ गया तो हमको क्या करना था भैया, कृषि में हमको आत्मनिर्भरता पानी थी। क्योंकि हमारा जो तीसरा जो उद्देश्य था पंचवर्षीय योजना का, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने वो पूरा पढ़ लिए, तो उसके बाद ही मैं क्या चीजें पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। तो कैसे करके हमने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन किसका था, हरित क्रांति का। अरे ऐसा क्या हो गया, हरित क्रांति आई, तो बस वही पढ़ने वाले हम, ऐसा क्या हो गया हरित क्रांति आई तो। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं अब हम, कृषि में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करनी थी हमको, बिल्कुल, इसलिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को लेके आए। अब यहां पर सबसे मुख्य संघटक में 2 चीजें हैं। ठीक, एक तो संकर नस्ल के बीज, हाइब्रिड सीड्स। कौन, हाइब्रिड सीड्स। ठीक, और दूसरी चीज क्या है यहां पर, हाइब्रिड सीड्स के साथ है रासायनिक खाद। किसका प्रयोग, रासायनिक खाद। ठीक है, यहां लिख के रखो मैंने स्टार बना के। ठीक, तो ये दोनों चीजों का भारी मात्रा में प्रयोग करके, एक तो क्या हो गए हमारे हाइब्रिड संकर नस्ल के बीज, और दूसरे क्या हो गए हमारे रासायनिक खाद। इसके अलावा और भी कुछ विशेष घटक रहे हैं जिसको लगा करके कृषि क्षेत्र में बहुत ही अधिक मात्रा में एकदम से आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए बहुत जोर लगाया गया। तो वो ऐसी कौन सी चीजें थी, क्या थी, वो पूरी की पूरी मैंने यहां पे डिस्क्राइब करके रख दी है। अब उसी के साथ में एग्जैक्टली ऐसा हुआ क्या था 66-67 में, देखना मैक्सिको से क्या हुआ, गेहूं और चावल के बीज लेके आए गए। तो जो मैक्सिको से शुरुआत हुई थी, तो मैक्सिको से क्या गेहूं चावल के बीज लेके आए गए थे, और उन बीजों को लगाया गया। तो जिसको लगाने के बाद जो उत्पादकता में वृद्धि हुई थी, इसलिए मुख्य पॉइंट में मैंने क्या डाल के रखा हूं, तो पहले की अपेक्षाकृत भारत में अत्यधिक वृद्धि दिखाई दी थी फसलों में। ठीक है, तो जिसके चलते क्या हुआ, दिमाग में ये पिक्चर सेट हुई, इसीलिए क्या किया गया, ये देखो कॉन्सेप्ट कहां से स्टार्ट हुआ था, तो वहां से सीधे की सीधे पूरा कॉन्सेप्ट लाके कहां पे स्टार्ट कर दिया, इंडिया में। समझ में आया क्या। ठीक, तो यही समझाना चाह रहा था मैं। पिक्चर क्लियर हुई, हुआ क्या,
यहां से आया, यहां से जली ओरिजिनल बत्ती। अब उन लोग क्या करते थे, यही बस नहीं करते थे, तो कुछ मात्रा में वृद्धि हो गई थी उत्पादन में, लेकिन वो लेवल पे नहीं थी जो लेवल पे चाहिए थी। तो एक हल्का सा ट्रायल मारा गया और ट्रायल के बाद क्या स्टार्ट किया गया, ये सुधरे हुए बीजों का प्रयोग, रासायनिक खाद और संकर नस्ल के बीज तो लगे ही रहते। अब हमारी क्या थी, परंपरागत कृषि चलती थी, वही पुराने समय की जो चली आ रही, उसका यंत्रीकरण कर दिया गया। बड़े बड़े जो यंत्र हैं, भारी भारी जो यंत्र है, जिसके द्वारा कृषि एकदम सहायक और आसानी पूर्वक की जा सके, ठीक, इन सब का प्रयोग। ठीक, फिर कृषि क्षेत्र में अनुसंधान, ठीक है, रिसर्च, ठीक है, प्रशिक्षण, कृषि की शिक्षा, भूमि संरक्षण, ठीक, सिंचाई की व्यवस्था। तो इस प्रकार की विभिन्न चीजों पर क्या किया गया, काम किया गया। ठीक, एक खास भंडारण सुविधा, ठीक है, तो बेहद बेहतर भंडारण सुविधा दी गई, बेहतर साख की व्यवस्था की गई। तो इस प्रकार से कुछ अलग ही लेवल पर काम किए गए। फिर विपणन, मार्केटिंग, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये पूरा की पूरा एक काम किया गया है बना के, लेकिन उसमें मुख्य और जो संगठक काम कर रहे थे, ठीक, जो एग्जैक्ट वर्क करने की चीज थी वो यही थी। ठीक है, लेकिन अब ये जो हरित क्रांति आई, भारत में आई, ऐसा पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये एक सीमा तक ही रही, इसके बहुत से दुष्प्रभाव भी हुए। ठीक है, तो अभी हम आगे उसको भी पढ़ेंगे। तो ये हरित क्रांति जो आई, उसमें विशेष क्या था, उद्देश्य क्या था, ठीक है, ये बकाया वगैरह चीज पढ़ लिए। लाभान्वित क्या हुआ, लाभ क्या मिला यदि हरित क्रांति आई तो लाभ में क्या हुई, फसलें लाभान्वित हुई, राज्य लाभान्वित हुए और वर्ग लाभान्वित हुए। मींस यार भारत में हरित क्रांति आई कृषि से संबंधित, तो कुछ नया होना चाहिए कि नहीं, तो हुआ फसलें। तो यहां पर क्या हुआ, लाभान्वित हुई सबसे मुख्य फसल। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछ लेता है वो, और जब पूछता है तो उसका आंसर क्या आएगा आपका, यदि ऑप्शन में क्या दिया है तो गेहूं ही टिक होगा। ठीक, मुख्य, सबसे मुख्य क्या है, गेहूं। ठीक, फिर चावल और मक्का अलग से लिखा है, इसलिए मैंने रेड टिक पे क्या लगाया, गेहूं। तो सबसे ज्यादा लाभान्वित फसलें क्या हुई, सिर्फ गेहूं हुई। ठीक, गेहूं, मक्का और चावल, और थोड़ा ज्वार बाजरा और डाल सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा आधी करके छोड़ दे, क्योंकि पूरी फसलें लाभान्वित नहीं हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो ही इंपॉर्टेंट समझो। ठीक, इसके बाद भारत में हरित क्रांति आई बोल रहे, लेकिन क्या हुआ, सीमितता के साथ राज्य लाभान्वित हुए। उसमें राज्य कौन कौन से थे, अब आपने भारत का मैप देखा होगा, तो ऊपर से स्टार्ट हो, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश भी डालो यहाँ पर। ठीक, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। अब यूपी का, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा मात्र, बिहार, एमपी, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूपी का पश्चिमी हिस्सा, बिहार, मध्य प्रदेश, फिर उत्तर पश्चिमी एरिया राजस्थान का, राजस्थान का उत्तर पश्चिमी एरिया, नीचे में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मात्र। अरे भारत कितना बड़ा, कितने सारे राज्य, कितने यूटीज है, वहां पे से मात्र हरित क्रांति का बेनिफिट कितने राज्यों को मिला, सिर्फ इतने राज्यों को। पूरे भारत को मिलना था कि नहीं मिलना था। अब हरित क्रांति आई है, हमने आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तो की कृषि क्षेत्र में, लेकिन सीमितता थी उसमें, तब भी पूरा की पूरा एक ओवरऑल जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इसमें लाभान्वित जो हुए हैं, उसमें यहाँ ऊपर में जो लिखे हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ हूं मैंने 5, तो सीधी लाइन में क्या करना, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, एमपी, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और एमपी। ठीक, जब यहाँ पे पंजाब लिखा हूं, मतलब मैंने पहले, मतलब कुछ रीजन है उसके पीछे, समझ सकते हो उस बात को, कि मुख्यतः स्टार्टिंग के ये 3। ठीक, अब क्या हुआ, वर्ग, कौन से वर्ग, अब कृषि का काम कौन करते, किसान। तो किसान के भी वर्ग होते हैं भाई, बड़ा किसान, छोटा किसान, मंझला किसान, सीमांत किसान। ठीक, इस प्रकार के वर्गों में डिवाइडेड किया जा सकता है और उनकी श्रेणियों को समझा जा सकता है, उनकी एक पूंजी की उसके हिसाब से, है ना। तो बड़ा किसान बोल रहा हूं, समझ में आ गया होगा। अब यहां देखो क्या क्या लग रहा है, संकर नस्ल के बीज कौन खरीदेगा, बड़ा किसान। तो सिर्फ बड़े किसानों को ही फायदा हुआ, लघु मध्यम सीमांत वाले क्या रह गए। अरे यार उसमें पैसा लगता है ना, तो सबके पास थोड़ी होता है, किसान के पास, सीमांत किसान के पास कहां पैसा। रासायनिक खाद लाना है, कृषि का यंत्रीकरण, अरे हर कोई थोड़ी कर लेगा, इसीलिए इसमें सीमितता पाई गई। लाभ तो हुआ, लेकिन एक सीमित दायरा था उसका। ठीक है, तो ये दायरा समझ में आया क्या, आ गया होगा। अब यहां पे बात क्या हुई, थोड़ी सी और बात करते हैं। इतने समझ में आ गया होगा कि मात्र इतने क्षेत्र लाभान्वित हुए, तो इसकी कुछ दुष्प्रभाव भी पड़े होंगे और कुछ सीमाएं हैं। तो हरित क्रांति आई तो, लेकिन सीमाओं के साथ आई। मतलब क्या हुआ देख सकते हो, देश के कुछ ही राज्य क्षेत्र प्रभावित हुए, ये बताया मैंने। इनको छोड़कर बाकी के राज्य तो लाभान्वित ही नहीं हुए। तो एक सीमा थी हरित क्रांति की, क्या सीमा थी, कि भैया कुछ राज्य
कुछ राज्य क्षेत्रीय प्रभावित हुए, अन्य क्या हो गए, वंचित हो गए, वंचित रह गए, उनको तो कुछ मौका ही नहीं मिला। भारत के अंदर के राज्य थे, उनको भी मौका मिलना था। हरित क्रांति आई थी, भारत में आई थी, भारत में पूरे राज्य, तो उनको मौका तो मिलना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं सीमाएं थी, समझ में आया। अब हरित क्रांति आई थी तो जितने भी हरी हरी फसलें होती सबको मिलना था लाभ, मुख्य रूप से गेहूं, मक्का, चावल, बस। तो ये सीमा है ना, तो यही बता रहा है क्या, कुछ फसलें ही फायदा पहुंची, उत्पादन में तीव्र वृद्धि तो हुई, लेकिन अन्य वंचित रह गई। तो कुछ फसलें तो ऐसी बेगजब की तीव्र गति से उत्पादित हुई है, जैसे गेहूं चावल तो रिकॉर्ड तोड़, जो वास्तविक जो अनुमान था, है ना, वो वास्तविकता में बहुत ही ज्यादा अप था, जो सोचा नहीं गया था। ठीक, तो बहुत एक सही में रियल में क्रांति आई, एक अलग ही लेवल की। ठीक है, अब इसके बाद भी मैं बताऊंगा आगे और क्या हुआ, जब क्रांति आई थी तो रुक क्यों गया वहां पे, स्थिरता क्यों आई। ठीक, उस पर भी बात करेंगे अभी हम, है ना। फिर क्या हुआ, वहां मैंने बताया था कि भैया बड़े किसान को फायदा, मतलब लघु मध्यम और सीमांत किसान तक लाभ नहीं पहुंच पाया। क्यों? अरे यार, सबके पास थोड़ी होती है व्यवस्था पूंजी की, समझ रहे हो दोस्तों। तो अत्यधिक रासायनिक व उर्वरकों का प्रयोग से प्रदूषण में वृद्धि, स्वाभाविक सी बात है, प्रदूषण वृद्धि, इतनी अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा था, तो भूमि कब तक के साथ देगी, तो भूमि प्रदूषण। अब भूमि में ही तो पानी तो गिरता, पानी गिरेगा बह के जाएगा, तो इससे ओवरऑल क्या फैला, प्रदूषण फैला है, जिसके विभिन्न प्रकार के दुष्प्रभाव देखे गए हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से समझ सकते हैं कि कैंसर के लेवल तक का काम लोगों के ब्लड में पहुंच चुका था। ठीक, तो ब्लड कैंसर होने के भी खतरे लगभग ये समझ सकते हैं हम इससे बहुत ज्यादा। तो ये एक दुष्प्रभाव है इसका, बहुत भयानक। तो ये दुष्प्रभाव भी समझ सकते हैं, इसको कुछ सीमाओं के साथ मिला के मैंने बहुत सारी चीज बता दी। अब जब इतनी बड़ी और बृहद क्रांति आई थी, जब इतनी बड़ी और बृहद क्रांति आई थी, तो आपको पूरे के पूरे भारत को फायदा मिलना था, जो कि नहीं मिला। ठीक, तो यहां से क्लियर हो गए। और जब इतनी बृहद क्रांति आई थी तो हमारा भारत 1990 का जो दशक जब हम वहां पहुंचे, तब वहां पे आके फिर से कि हम खाद्यान्न में स्थिरता पा गए थे, मतलब हम आगे नहीं बढ़ रहे थे, वहां से एक जगह स्थिर हो गए थे। क्योंकि अब यहां से, अब आप देखो, जितना आप खाद्यान्न उत्पादन कर रहे थे वो तत्काल की जनसंख्या के हिसाब से कर रहे थे, तो क्या जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। अब जैसी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तो जनसंख्या में वृद्धि के हिसाब से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होना चाहिए, लेकिन ये अपने दुष्प्रभावों को लेते हुए चल रहा था, तो इतना ज्यादा काम प्रोग्रेस पे नहीं रख सकते थे। तो क्लियर है यहां तक बात। 1990 में स्थिरता आने का रीजन क्या, जनसंख्या में वृद्धि और यहाँ के काम में क्या होना, थोड़ा सा रुकावट आना। ठीक, तो इसी के चलते यहां की विभिन्न चीजों को देखते हुए, ठीक, आगे और कुछ काम किया गया। वहां पहुंचने के पहले कुछ और बात बताता हूं मैं हरित क्रांति से रिलेटेड। तो जब यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है, देखो, तो जब हरित क्रांति शुरू हुई, तो हरित क्रांति के आरंभकर्ता जो जिनके काल में शुरू हुई, तो हरित क्रांति के आरंभ में पीएम कौन थे? तो पीएम कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, यहां लिख के रखा हूं मैंने। तत्कालीन कृषि मंत्री डॉक्टर सी सुब्रमण्यम, डॉक्टर सी सुब्रमण्यम तत्कालीन कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर सी सुब्रमण्यम। क्लियर है। अब लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जब ये हरित क्रांति को क्या किया गया था, तत्कालीन जो पीएम थे इनके काल में लागू कर दी गई थी, तब इन्होंने एक नारा दिया था। ठीक है, जय जवान जय किसान। को तो नारा सुने होंगे, किसका है? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा हरित क्रांति के टाइम पे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक दो बात और बताता हूं। ये जो नारा है, ठीक है, ये अभी आगे तक के आके नरेंद्र मोदी जी ने इसको और बढ़ा दिए हैं। तो बाद में ये नारा और दिया गया है कि बताओ, ये कमेंट करके बताना, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये नारा किसने दिया है? ठीक, और नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा नारा दिया है हाल ही में कुछ दिनों पहले, विगत एक वर्ष समथिंग हुए होंगे। तो ये नारे को ही आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके आगे कुछ नई नई चीज जोड़ के। तो आप अवेयरनेस का लेवल क्या रखते हो बताना, ये मैंने आप लोगों के लिए डाला है। जब मैं उस लेवल की चीज वहां पर दूंगा उस चीज से रिलेटेड, तब मैं वो नारों की फिर से की बात करूंगा। ये मैंने आप लोगों के नॉलेज के लिए दिया हूं। ठीक है, फिर क्या हुआ देखना, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां से क्वेश्चन क्यों बनता है। हरित क्रांति की क्रियान्वयन पीएम, मतलब हरित क्रांति को भारत में क्रियान्वित किसने किया? ठीक है,
क्रियान्वित चालू किसने किया? तो चालू करने का श्रेय किसको जाता है? इंदिरा गांधी को। जब इसको चालू करना था, मतलब यहां लाल बहादुर शास्त्री जी थे और वो जा चुके थे, डेथ हो गई थी उनकी। उसके बाद इंदिरा गांधी जी जब पीएम बनी तो उनके द्वारा इसका क्रियान्वयन किए गए। ये भी केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया है और पेपरों में भी पूछा जाता है। उसके पीछे रीजन यही है, क्योंकि जब हरित क्रांति आई तब लाल बहादुर शास्त्री थे, लेकिन क्रियान्वयन किया गया किसके द्वारा? तो इंदिरा गांधी के द्वारा। अभी आप खुद समझ सकते हो, मैंने दोनों तीनों लाइनें बोल के आपको पूरा की पूरा पिक्चर यहाँ पे क्लियर कर दिया है। क्लियर है? अब देखना इसी के साथ हरित क्रांति में द्वितीय हरित क्रांति, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया। अब क्या था यहां पर, ये जो जितनी भी चीजें छूटी हुई थी, ठीक, इसी चीज को लेकर 2006 में विज्ञान कांग्रेस चल रही थी, ठीक। तो 2006 की विज्ञान कांग्रेस में एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा एक आह्वान किया गया और वो आह्वान क्या था? द्वितीय हरित क्रांति का, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि कृषि क्षेत्र में समग्र विकास, कृषि क्षेत्र का पूरा की पूरा विकास करने के लिए ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? आपके एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, ठीक। तो यहां पे फिर से की हरित क्रांति दूसरी बार आई, ठीक। 2006 में ऐसा विज्ञान कांग्रेस में एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा नारा दे दिया गया था, जो कि कृषि से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसका पूरा की पूरा समग्र विकास हो, इसी के चलते ये ऐसा दिया गया। अब यहां पर विभिन्न प्रकार की सिंचाई, ठीक है, ड्रिप सिंचाई होती है, स्प्रिंकलर सिंचाई होती है, ठीक। तो उन्नत किस्म के बीजों के चयन हेतु क्षेत्रीय भूमि, तो विभिन्न निचले स्तर से लेकर पूरी की पूरे हर स्तर के लिए सोचकर बात की गई थी इस पे, ठीक। तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इससे रिलेटेड है इसलिए यहां पे डाला हुआ है, ताकि नॉलेज जा रहा है तो कम से कम पूरा जाए, ठीक, इससे रिलेटेड वाला। बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज थी एकदम मैंने आपको फीड कर दी है, ठीक। आप यहां पे वीडियो रोक के एक बार और रिवीजन मारे, उसके बाद मैं बताता हूं आपको क्या श्वेत क्रांति की बात करूंगा मैं। जैसे हरित क्रांति आई वैसे दुग्ध क्रांति भी आई भारत में, ठीक है। तो अब इसके आगे हम बात करेंगे किस पे? श्वेत क्रांति पे। तो आगे बात करते हैं हम श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन 1970, ठीक है, वर्ष 1970, ठीक है। तो सन 1970 में जैसे 66-67 में हरित क्रांति आई, ठीक, काय के लिए आई थी? कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, वैसे ही दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए श्वेत क्रांति लाई गई, ठीक। अब श्वेत क्रांति की क्या कहानी, किस्सा है, अपन पूरी की पूरी इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो श्वेत क्रांति को भी देखते हैं। 1964-65 की बात करें तो वहां पर एक सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक। तो 1964-65 में भारत में क्या लाया गया? सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है, जिसमें श्वेत क्रांति को सम्मिलित किया गया, ठीक। तो ये पहले से एक चीज चल रही थी, इसके बाद क्या आई? श्वेत क्रांति आई और वहां पर उसको उसके अंदर डाल दिया गया और वहां से स्टार्ट किया गया। तो अल्टीमेट श्वेत क्रांति 1970 के वर्ष में भारत में लाई गई थी, ठीक है। अब इसको लाने के पीछे जो है आरंभ कब हुआ बता दिया मैंने, ठीक। यहां पर इसका जो आरंभ स्थल है गुजरात, आणंद गुजरात, ठीक। आणंद गुजरात जो है, ठीक है, तो आणंद गुजरात से ही इसका क्या हुआ? आरंभ हुआ, ठीक है। वहां के कौन आरंभ करता? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो श्वेत क्रांति के आरंभ करता कौन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला, ठीक है। अब क्या हुआ? ये इनके द्वारा श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए क्या किया गया? ये काम चलाया गया। यहां पे भी तत्कालीन पीएम कौन हो जाएगी? आपकी इंदिरा गांधी, ठीक। तो इंदिरा गांधी के पीएम रहने के वाले जो काल है 1970, उसी में क्या हुआ? ऑपरेशन चलाया गया, ठीक। देखिए ये ऑपरेशन तो चालू कर दिया गया था, इसी ऑपरेशन को क्या, क्रांति को गति देने के लिए, इसी क्रांति को गति देने के लिए इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया गया, जिसको किस नाम से आने आता है? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किस नाम से आने आता है? ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड के नाम से कार्यक्रम इसके अंतर्गत चलाया गया, श्वेत क्रांति के अंतर्गत, ठीक। तो अल्टीमेट बात यहां पर क्या है? ऑपरेशन फ्लड। अब ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में चला, चरण 1, चरण 2, चरण 3, ठीक। तो चरण 1 जो था उससे आप समझ जाओगे कि क्या था ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के तहत क्या किया गया कि हमको दुग्ध उत्पादन जो था, ये जो क्रांति थी, इसको गति देने के लिए क्या किया गया? जो हमारा भारत है उसके जो 4 प्रमुख बड़े महानगर है, तो चारों हिस्सों में 4 प्रमुख बड़े महानगर जो है वहां पर क्या किया गया? सबसे पहले दुग्ध केंद्र खोला गया। फिर धीरे धीरे चरण 2, चरण 3 चला, तो तीसरे चरण तक कंप्लीट हो गया काम। ऐसे कर करके दुग्ध उत्पादन केंद्रों की संख्या क्या की गई? पूरे भारत में बढ़ाई गई। तो आज आप जानते होंगे एक लाइन में बार बार सुनते हैं, अमूल दूध पीता इंडिया। तो अमूल दूध जो पीता इंडिया, उसके जो संस्थापक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, है ना, ये अमूल के संस्थापक भी है, ठीक।
और यहीं पे आप बहुत सी चीज और याद रख सकते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन मैंने बता दिया हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कब शुरू हुई, किसने शुरू किया, कहां से शुरू हुई और उद्देश्य क्या था ये, और ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। यहां तक कि इंपॉर्टेंट लाइन जो थी वो मैंने पूरी की पूरी बता दिया। अब यहाँ पे मुख्य कारक क्या रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या थी, जैसे हाइब्रिड सीड्स यहाँ पर लगे थे, वैसे यहाँ पर क्या लगे होंगे, संकर नस्ल के मुख्य दुधारू पशु लगे होंगे, ठीक है। तो हाइब्रिड वाले यहाँ पर क्या लगे होंगे, पशु, ठीक। गायों की जगह किसका प्रयोग किया गया, भैंसों का प्रयोग किया गया। भैंसों के प्रयोग से दूध पाउडर, और धीरे धीरे करके आज के समय में तो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स और उत्पाद आ गए हैं मार्केट में, जो कि एक कहीं अलग लेवल पे स्टार्ट हुआ था और इसने अपना लेवल इतना बढ़ाया था कि जो कि अमेरिका से दूध पे हम जो निर्भरता रखते थे उसकी कमी को पूरा की पूरा भर दिया था, ठीक। तो ये अपने आप में पूरे विश्व में बहुत ही ज्यादा नामी गिरामी महत्वपूर्ण श्वेत क्रांति और हरित क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ दे दी है। तो यहाँ पे आके मेरा जो मुख्य क्रांति हुई उसमें हरित क्रांति और श्वेत क्रांति बस पढ़ा मैंने। इसी से रिलेटेड भारत में और भी क्रांतियां आई हैं, ठीक है। तो विविध प्रकार की क्रांति है, तो अलग अलग जो क्षेत्र है उनसे संबंधित का इसका जस्ट अगला वीडियो रहेगा। तो यहाँ तक के देखने, सुनने, समझने और इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। बस वहां पे एक ऐसा करके अंगूठा बना रहता है ना, उसको बस क्लिक कीजिए, करा कीजिए, और यहाँ से रिलेटेड कुछ ऐसी विशेष टिप्पणी जो कि आप हमें करें, तो उससे क्या होता है, हमारा उत्साहवर्धन बढ़ता है और प्रेरणा मिलती है आगे और अच्छा और तीव्र गति से और प्रभावपूर्ण काम करने की। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो बिल्कुल नीचे कुछ लिख के आप बता सकते हैं हमें, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग वैसे भी बहुत सारे लोग करते ही हैं, कुछ कुछ लोग तो पर्सनल में तक मैसेज देते हैं, तो उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं मिलता रहूंगा, आप लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें, सेफ रहें, टाटा।